हिस्ट्री के सबसे वांटेड टेररिस्ट को पकड़ने में अमेरिका को लगभग 10 साल लग गए, लेकिन उसे मारने के बाद जो डिसीजन लिया गया उसने उस ऑपरेशन से भी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। Osama bin Laden's corpse was taken by the troops. He was buried at sea according to Muslim tradition. 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद यूएस नेवी सील ने उसकी बॉडी को किसी कब्रिस्तान में नहीं दफनाया, किसी कंट्री को हैंडओवर भी नहीं किया और ना ही उसकी फैमिली को दी गई। इसकी बजाय सिर्फ कुछ ही घंटों में उसकी बॉडी को नॉर्थ अरेबिक सी में हमेशा के लिए दफना दिया गया। पहली नजर में यह डिसीजन काफी अनयूजुअल लगता है। आखिर दुनिया के सबसे वांटेड टेररिस्ट को समंदर में ही क्यों दफनाया गया? क्या कोई कंट्री इसकी बॉडी लेना नहीं चाहती थी? क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी डिसीजन था या फिर इसके पीछे रिलीजियस रीजन भी था? रियलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी होगा। ओसामा बिन लादेन की स्टोरी किसी गरीब आइसोलेटेड बैकग्राउंड से नहीं है, बल्कि उसका परिवार बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी फैमिली में से एक था। ओसामा बिन लादेन का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था। वो मोहम्मद बिन लादेन का 50 बच्चों में से एक था। मोहम्मद बिन लादेन सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि सऊदी रॉयल फैमिली के क्लोज एसोसिएट भी माना जाता है। उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सऊदी अरेबिया के कई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसमें मक्का और मदीना की होली साइट्स का एक्सपेंशन भी शामिल था। मोहम्मद बिन लादेन की फैमिली ने सऊदी गवर्नमेंट की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में बहुत हेल्प करी। वेल्थ के साथ साथ ये फैमिली डीपली रिलीजियस भी मानी जाती थी। हर साल जब हज के लिए दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर्स और पिलग्रिम सऊदी अरेबिया आते थे, तो बिन लादेन की फैमिली उनमें से कई प्रोमिनेंट स्कॉलर्स की देख रेख भी करती थी। इसी इन्वायरमेंट में ओसामा की अपब्रिंगिंग हुई, इसलिए उनका बचपन देखकर शायद ही किसी ने इमेजिन किया होगा कि फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट बनेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं हुई। ओसामा ने जेदाह किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। इसी पीरियड के दौरान उसका कांटेक्ट ऐसे रिलीजियस एक्टिविस्ट और मुस्लिम ब्रदरहुड से हुआ जिसने उसकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग पर काफी इन्फ्लुएंस डाला। ओसामा की मां ने भी बाद में इंटरव्यूज में यही कहा था कि इसी कॉलेज फेज के बाद उनके बेटे की सोच ग्रेजुअली एक्सट्रीम होती चली गई। ये बात हिस्टोरियंस के बीच डिबेट का सब्जेक्ट जरूर थी, लेकिन इतना क्लियर था कि इसी पीरियड में उसके रिलीजियस बिलीफ पॉलिटिकल एक्सट्रीम्स की तरफ शिफ्ट होने लगी। फिर 1979 में एक इवेंट हुआ जिसने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि ओसामा की लाइफ को भी परमानेंटली बदल के रख दिया था। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू कर दिया और इसी इन्विजन को कई मुस्लिम कंट्रीज में एक इस्लामिक नेशन पर अटैक के रूप में देखा गया। इसी एनवायरनमेंट में दुनिया भर के वॉलंटियर्स अफगानिस्तान पहुंचने लगे और ओसामा बिन लादेन उनमें से एक था। शुरुआत में वो खुद 4th लाइन कमांडर नहीं था, उसका रोल लॉजिस्टिक फंडिंग और वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज करना था। अपनी फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल रिसोर्स की वजह से उसके लिए डोनेशन कलेक्ट करना रिलेटिवली बहुत ही आसान था। धीरे धीरे सऊदी अरेबिया और दूसरे अरेबिक कंट्रीज से वॉलंटियर्स अफगानिस्तान भेजना शुरू किया। उनके लिए रहने की जगह अरेंज करी, फंडिंग कलेक्ट की और एग्जिस्टिंग मिलिटेंट ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया। 1984 तक पाकिस्तान के पेशावर में उसने एक ऑपरेशन बेस एस्टेब्लिश कर लिया था। यहाँ से वॉलंटियर्स का रेजिग्नेशन, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टमेटिक होने लगा। इसी ऑर्गेनाइज नेटवर्क ने आगे चलकर एक परमानेंट स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लिया, जिसे दुनिया ने बाद में अल कायदा नाम से जाना। लेकिन उस वक्त भी ओसामा का प्राइमरी फोकस अमेरिका नहीं था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव सोवियत फोर्स के खिलाफ अफगानिस्तान में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट था। सिचुएशन कुछ सालों बाद कंप्लीटली बदल चुकी थी। 1990 में इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक कर दिया। इसके बाद सऊदी अरेबिया को भी अपनी सिक्योरिटी की टेंशन होने लगी। ओसामा ने सऊदी लीडरशिप को प्रपोजल दिया कि अफगानिस्तान से ट्रेंड फाइटर्स को मोबिलाइज करके किंगडम की डिफेंस की जा सकती है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने एक कंप्लीट डिफरेंट डिसीजन लिया। उन्होंने अमेरिका और उसके अलीज के मिलिट्री असिस्टेंस एक्सेप्ट कर ली और यही वो मोमेंट था जहां से ओसामा बिन लादेन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच
डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई। ओसामा के लिए ये सिर्फ मिलिट्री डिसीजन नहीं था, उसके नजरिए से नॉन मुस्लिम रिलीजन ट्रूप्स का सऊदी अरेबिया और स्पेशली इस्लाम की सबसे सेक्रेड लैंड के आसपास परमानेंटली डिप्लॉय होना अनएक्सेप्टेड था। इसी इंसिडेंट के बाद उसके स्पीचेस और स्टेटमेंट्स में अमेरिका ग्रेजुअली मेन टारगेट बनने लगा और इसी डिसीजन ने आने वाले कुछ सालों में एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन रखी जिसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया ने महसूस किया। सऊदी अरेबिया के लिए अमेरिका का इनवाइट करना एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिसीजन था, लेकिन ओसामा बिन लादेन के लिए ये उसकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट था। उसका मानना था कि इस्लाम की सबसे होली लैंड पर किसी भी फॉरेन मिलिट्री की परमानेंट प्रेजेंस एक्सेप्टेड नहीं है। इसी इंसिडेंट के बाद उसका कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट से नहीं बल्कि अमेरिका से भी ओपनली शुरू हो गया। ओसामा ने पब्लिक स्टेटमेंट और फतवास के थ्रू अमेरिका के खिलाफ अपनी कैंपेन को अग्रेसिवली पुश करना शुरू किया। उसका मैसेज सिंपल था, जो लोग अफगानिस्तान जाकर मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे और उसके मिशन का हिस्सा बनेंगे वो एक रिलीजियस ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं। ये मैसेज उस वक्त काफी इफेक्टिवली रही और मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज से हजारों वॉलंटियर्स अफगानिस्तान पहुंचने लगे। इस पीरियड में सऊदी गवर्नमेंट को भी रियलाइज होने लगा कि ओसामा सिर्फ एक आउटस्पोकन एक्टिविस्ट अब नहीं रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट मिलिटेंट नेटवर्क बिल्ड कर चुका था जिसका इन्फ्लुएंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। सऊदी अरेबिया ने पहले उसको एक्टिविस्ट को रिस्ट्रिक्टेड करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया और फॉरेन कंट्रीज में अपना एक्सट्रीम नेटवर्क एक्सपेंड किया तब सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। 1994 में सऊदी अरेबिया ने ओसामा बिन लादेन की सिटीजनशिप ऑफिशियली रिवोक कर दी। इसके साथ ही उसकी फैमिली ने भी पब्लिक लेवल पर उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। जिस इंसान का बचपन सऊदी अरेबिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली में गुजरा था वो अब ऑफिशियली अपने ही देश के लिए अनवांटेड बैन हो चुका था। लेकिन सिटीजनशिप खत्म होने के बाद भी ओसामा का नेटवर्क रुकने वाला नहीं था। पहले सूडान और फिर अफगानिस्तान उसके नए ऑपरेशन बेसिस बन गए। अफगानिस्तान में तालिबान के रेस के बाद अल कायदा को एक रिलेटिव सेफ एनवायरनमेंट मिल गया था, जहां से ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ट्रेनिंग कैंपस और इंटरनेशनल ऑपरेशन को और एक्सपेंड किया। इस दौरान अल कायदा का स्ट्रक्चर भी पहले से काफी ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था। ये सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं रहा था, इसके पास रिक्रूटमेंट नेटवर्क था, फंडिंग चैनल्स थे, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था और अलग अलग कंट्रीज में कनेक्टेड सेल्स भी डिप्लॉय हो चुके थे। 1990s के एंड तक अमेरिका और अल कायदा के बीच हॉस्टिलिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी। यूएस एम्बेसीज पर अटैक्स, यूएसएस कोल बॉम्बिंग और दूसरे टेररिस्ट इंसिडेंट के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ओसामा को ग्लोबल सिक्योरिटी के सबसे बड़े थ्रेट में काउंट करना शुरू कर दिया। फिर आया 11 सितंबर 2001। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इन अटैक्स में लगभग 3000 लोगों की जान गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद अमेरिका ने अल कायदा को रिस्पॉन्सिबल माना और ओसामा बिन लादेन को ऑपरेशन का मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया। यहीं से शुरू हुआ वो मिशन जो अगले लगभग 10 साल तक चला। यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिए। तालिबान गवर्नमेंट गिर गई, अल कायदा के कई लीडर्स पकड़े या मारे गए, लेकिन ओसामा बिन लादेन हर बार सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में से निकल जाता था। उसके बारे में काउंटलेस थ्योरीज सर्कुलेट होने लगी। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि वो अफगानिस्तान के माउंटेन्स में छुपा हुआ था, कुछ का मानना था कि वो पाकिस्तान के ट्राइबल रीजन में छुपा हुआ है, लेकिन सालों तक किसी एजेंसी के पास उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का कंक्लूजन प्रूफ नहीं था। फाइनली अमेरिकन इंटेलिजेंस को एक इंपॉर्टेंट लीड मिली। डायरेक्ट ओसामा तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एजेंसीज उसके ट्रस्टेड कुरियर्स को ट्रैक करने लगी। कई सालों की सर्वेलेंस के बाद इन्वेस्टिगेटर्स एक अनयूजुअल कंपाउंड तक पहुंच गए जो पाकिस्तान के सिटी एबटाबाद में था। ये कंपाउंड नॉर्मल हाउसेस से काफी अलग था। बहुत ऊंची बाउंड्री वॉल्स, कांटेदार वायर, लिमिटेड एंट्री पॉइंट्स और अंदर रहने वाले लोग जो ना फोन यूज करते थे और ना ही इंटरनेट। सबसे अनयूजुअल बात ये थी कि घर का कचरा बाहर फेंकने
फेंकने के बजाय कंपाउंड के अंदर ही जला दिया जाता था। CIA ने इस लोकेशन पर महीनों तक सर्वेलेंस कंटिन्यू रखी। सैटेलाइट इमेजनरी, इंटेलिजेंस इनपुट और बिहेवियरल एनालिसिस के बेसिस पर ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि यही ओसामा बिन लादेन का हाइड आउट हो सकता है। इसके बाद ऑपरेशन अप्रूव हुआ, जिसे ऑफिशियली ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर नाम दिया गया। 1 मई 2011 को US टाइम और पाकिस्तान के लोकल टाइम के हिसाब से 2 मई की अर्ली मॉर्निंग स्पेशली ट्रेन US नेवी सेल टीम 6 हेलीकॉप्टर के थ्रू एबटाबाद कंपाउंड में पहुंची। ऑपरेशन सिर्फ कुछ ही मिनट चला। इनकाउंटर के दौरान ओसामा बिन लादेन मारा गया और उसकी बॉडी को इमीडिएटली अमेरिकन फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी एक इक्वल इम्पोर्टेंट चैलेंज बाकी था। सबसे पहले कंफर्म करना था कि जो इंसान मारा गया है वो वाकई में ओसामा बिन लादेन ही है। इनिशियल आइडेंटिफिकेशन मल्टीपल मेथड से किया गया। कंपाउंड में मौजूद उसकी एक वाइफ ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कंपैरिजन किया गया। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड उसकी हाइट वेरीफाई की गई। इसके बाद बॉडी को अफगानिस्तान ले जाकर DNA टेस्टिंग भी परफॉर्म किया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग DNA एनालिसिस ने एक्सट्रीम हाई कॉन्फिडेंस के साथ आइडेंटिटी कंफर्म कर दी। अब अमेरिका के पास दुनिया के सबसे वांटेड टेररिस्ट की बॉडी थी। लेकिन अब एक और क्वेश्चन सामने था, शायद पूरा ऑपरेशन का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इस बॉडी का क्या किया जाए? किसी कंट्री को हैंड ओवर कर दिया जाए या इसकी फैमिली को ही दे दी जाए या फिर कहीं सीक्रेटली इसे दफना दिया जाए? इसी डिसीजन ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के मिलिट्री फेस को पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी में बदल दिया और इस पॉइंट से शुरू होती है ओसामा बिन लादेन की सी बरी की असली कहानी। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर सक्सेसफुल हो चुका था। ओसामा बिन लादेन की आइडेंटिटी मल्टीपल मेथड से वेरीफाई भी हो चुकी थी। लेकिन अब अमेरिका के सामने एक ऐसा डिसीजन था जिसका इम्पैक्ट सिर्फ US ऑपरेशन तक लिमिटेड नहीं रहने वाला था। सवाल ये था कि ओसामा बिन लादेन की बॉडी का क्या किया जाए? पहली नजर में इसका आंसर सिंपल लग सकता है, बॉडी को उसकी फैमिली को दे दिया जाए या किसी मुस्लिम कंट्री में दफना दिया जाए। लेकिन रियलिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। सबसे पहला चैलेंज था टाइम। इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर पॉसिबल हो तो किसी मुस्लिम की बरीड डेथ के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी की जानी चाहिए, आइडियली 24 घंटों के अंदर। US ऑफिशियल ने बाद में बताया कि ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर की प्लानिंग के दौरान ही इस पॉसिबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूअसली प्लान्स बना लिए गए थे। अगर ओसामा जिंदा पकड़ा जाता या इनकाउंटर में मारा जाता, दोनों सिचुएशन के लिए बॉडी हैंडलिंग का प्रोटोकॉल पहले से प्रिपेयर था। लेकिन सिर्फ टाइम ही प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज था कि लैंड बरी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका को ऐसा कोई कंट्री नहीं मिला जो ओसामा बिन लादेन की बॉडी को ऑफिशियली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। सऊदी अरेबिया, जहां ओसामा का जन्म हुआ था, उसकी सिटीजनशिप 1994 में रिवोक कर चुका था और उसकी फैमिली ने उसे पब्लिकली डिस्टेंस कर चुकी थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया ने बॉडी रिसीव करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर किसी और कंट्री को अप्रोच किया जाता तो डिप्लोमेटिक प्रोसेस में काफी वक्त लग सकता था और 24 घंटों में दफनाने की ये टाइमलाइन क्रॉस हो जाती। लेकिन असली कंसर्न सिर्फ ये नहीं था। US एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था कि अगर ओसामा की कब्र किसी भी कंट्री में बन गई तो वो फ्यूचर में एक्सट्रीमिस्ट के लिए सिंबल बन जाएगा। हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हो चुका था। गवर्नमेंट कई बार कंट्रोवर्शियल लीडर्स या टेररिस्ट की कब्रों को इंटेंशनली एनोनिमस रखती है ताकि उसकी बरी साइड किसी आइडियोलॉजी का मीटिंग पॉइंट ना बन जाए। कंटेम्परेरी रिपोर्टिंग और लेटर ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन में भी यही कंसर्न ओपनली मेंशन किया गया था कि ओसामा की परमानेंट ग्रेव फ्यूचर रेडिकलाइजेशन का सेंटर बन सकती है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा ऑप्शन चूज किया जहां ना कोई परमानेंट लोकेशन होगी, ना मेमोरियल बनेगा और ना ही कोई पिलग्रिम साइट, और वो ऑप्शन था सी बैरियर। ऑपरेशन के बाद ओसामा की बॉडी को एबटाबाद से हेलीकॉप्टर के थ्रू अफगानिस्तान ले जाया गया। वहां इनिशियली आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ और DNA वेरिफिकेशन के लिए सैंपल कलेक्ट किया गया। उसके बाद बॉडी को एयरक्राफ्ट कोरियर USS कार्ल विंसन पर ट्रांसफर किया गया जो नॉर्थ अरेबियन सी में डिप्लॉय था। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया। अमेरिका ने ऑफिशियल क्लेम किया कि बरियल प्रोसेस को इस्लामिक ट्रेडिशन के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक्सटेंट तक फॉलो किया गया। मिलिट्री रिकॉर्ड्स और लेटर रिलीज्ड डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग बॉडी को पहले वॉश किया गया, फिर एक व्हाइट शैरोड में रैप किया गया। उसके बाद एक मिलिट्री ऑफिसर ने प्रिपेयर्ड रिलीजियस रिमार्क्स पढ़े जिन्हें
एक अरेबिक स्पीकर ने अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। बॉडी को एक वेटेड बैग में सील किया गया और फिर एक फ्लैट प्लेटफॉर्म से अरेबियन सी में लोअर कर दिया गया। पूरी सेरेमनी कंपैरेटिवली शॉर्ट थी और इसमें सिर्फ शिप के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ही प्रेजेंट थे। ऑर्डिनरी सोल्जर्स को भी इस प्रोसेस से लार्जली दूर रखा गया था। लेकिन यहाँ से कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। अमेरिका का कहना था कि उसने इस्लामिक प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन दुनिया भर के कई मुस्लिम स्कॉलर्स इस बात से एग्री नहीं थे। कई प्रोमिनेंट इस्लामिक अथॉरिटीज ने कहा कि सी बरिल नॉर्मली तब अलाउ होता है जब किसी इंसान की डेथ समंदर में हो और बॉडी को टाइम पर लैंड तक लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो। उनके हिसाब से ओसामा का केस उस कैटेगरी में फिट ही नहीं होता था। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि चाहे फैमिली बॉडी एक्सेप्ट करे या ना करे, एक सिंपल अनमार्क्ड ग्रेव किसी रिमोट लोकेशन पर अरेंज की जा सकती थी। अल अजहर यूनिवर्सिटी के रिलीजियस स्कॉलर्स, दुबई के ग्रांड मुफ्ती और दूसरे कई लोगों ने इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाए। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम वॉइसेस ने यूएस के डिसीजन को प्रैक्टिकल भी माना। उनका आर्ग्यूमेंट था कि किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ओसामा जैसे इतने बड़े टेररिस्ट की कब्र का किसी कब्रिस्तान के पास भी होना एक्सेप्टेबल नहीं होता। और सी बरियल ने एक तरफ उसकी ग्लोरिफिकेशन रोकी तो दूसरी तरफ उसकी बॉडी की पब्लिक डिसेग्रीगेशन का रिस्क भी एलिमिनेट कर दिया। यानी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी इस इशू पर कोई एक मत ऑप्शन कभी नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ने ओसामा की बॉडी की कोई ऑफिशियल फोटोग्राफ या बड़ी वीडियो रिलीज ही नहीं किया। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बाद में एक्सप्लेन किया कि ऐसी इमेज रिलीज करना अननेसेसरी टेंशन और प्रोपेगेंडा मटेरियल क्रिएट कर सकता था। इसी वजह से ऑफिशियल एविडेंस सिर्फ गवर्नमेंट स्टेटमेंट, मिलिट्री ईमेल्स, डीएनए कंफर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट तक ही लिमिटेड रहा। और शायद इसी वजह से आज भी इस ऑपरेशन के अराउंड कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सर्कुलेट होती रहती है। इंटरेस्टिंगली कुछ साल बाद जब 2019 में आईएसआई लीडर अबू बकर अल बगदादी मारा गया तो रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उसकी बॉडी के साथ भी सिमिलर अप्रोच एडॉप्ट की गई थी। ऑफिशियल डिटेल्स बहुत लिमिटेड रखी गई और बॉडी हैंडलिंग का कंप्लीट प्रोसेस पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया। आज ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर को मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल स्पेशल ऑपरेशन में एक काउंट किया जाता है और यही थी टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन की असली कहानी। इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और बहुत ज्यादा रिसर्च भी लगी है। तो बस आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपको हमारी रिसर्च और हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से करना ताकि और मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। दूसरी बात कि अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो बस सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इन फ्यूचर अब बहुत कुछ आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।